गो। नमस्कार जी। काफी समय से पिछले लगभग 2 सप्ताह से अ, हम देख रहे हैं कि रशिया ने आक्रमण किया यूक्रेन के ऊपर। और अभी तक जो है वो बहुत अधिक अंदर तक उसकी सेनाएं चली गई हैं। लगातार पूरे विश्व का मीडिया इसको कवर कर रहा है। और लेकिन भारत के संदर्भ में ये युद्ध जो है ये इसके तात्कालिक प्रभाव क्या पड़ने वाले हैं हमारे ऊपर, और लॉन्ग टर्म के ऊपर किस प्रकार की जियो स्ट्रेटेजी होगी जिसको हमको फॉलो करना पड़ेगा। और बड़ा वो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मेरा ऐसा विचार है, जितना तक मैंने मीडिया को सुना है, पढ़ा है, या जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने लिखा है, सबने अपने अपना मत प्रकट किए हैं। भारत के संदर्भ में इस युद्ध की जो 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 प्रभाव है, कोई बहुत अधिक इसके ऊपर जो है वो चर्चा अभी तक हुई नहीं है। निकट भविष्य में शायद इतने अधिक ना हो, लेकिन दूरगामी इसके परिणाम जो है हमको आज ही ये निर्णय करना पड़ेगा कि हमारी जो दिशा होगी, जो हमारी स्ट्रेटेजिक अलायंसेस होंगे, उनकी दिशा क्या होगी। देखिए, दो बातें होती हैं, भूगोल और इतिहास, इसको हम जानते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। हिस्ट्री जो होती है वो अपने पुरुषार्थ, अपने कर्म द्वारा जो है वो बनाई जाती है, बदलती है। लेकिन ज्योग्राफी जो प्रकृति द्वारा जो यहाँ पर भूगोल का निर्माण हो गया, उसको हम नहीं बदल सकते। जैसे हिमालय पर्वत हमारे उत्तर में रहा, हजारों साल से वहाँ पर है, और कई उसने उसके कारण से भारत के ऊपर जो ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से जो प्रजातियां थी, उनके आक्रमण जो है हिमालय पर्वत ने रोक के रखे थे। केवल उनको बीच में खैबर दर्रा मिल गया, जिसमें से वो लोग बार बार आक्रमण करते यहाँ पर आते रहे। तो ये एक उदाहरण मैंने दिया है ज्योग्राफी का। पूरे विश्व में इस प्रकार से अलग अलग उनके भूगोल हैं। जो जो देश एक दूसरे के साथ में जिनकी सीमाएं सटती हैं, वो अपने आप को कहते हैं ना कि यू कैन चूज योर फ्रेंड्स, यू कैन नॉट चूज योर नेबर्स। वो प्राकृतिक रूप से आपस में नेबर हैं। जिस प्रकार से रूस और यूक्रेन आज जो है, जब सोवियत रशिया टूटा और उसमें से यूक्रेन अलग हो गया, तो होने के बाद में आज उनकी जो सीमाएं हैं एक दूसरे के साथ सटी हैं, वो उनको यू कैन नॉट विश देम अवे। तो ज्योग्राफी जो होती है वो बदली नहीं जा सकती है। पाकिस्तान जो है हमारे पश्चिम में हमारा शत्रु देश बन करके बैठा है। अगर हम चाहें कि नहीं इसकी इसका भूगोल को बदल दें, तो दैट इज इम्पॉसिबल। तो इसी तरह, लेकिन ज्योग्राफी को देखते हुए इतिहास जो है वो बदले जा सकते हैं। तो पहले तो ये जो आज यूक्रेन का और रशिया का जो युद्ध चल रहा है, वो हमारे संदर्भ में किस प्रकार से इसको हम इसका आकलन करना, उससे पहले ये मैं दो शब्दों में बताऊंगा कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो आक्रमण किया क्यों। ये देखिए, ये बिना प्लानिंग के, बिना सोचे समझे, जिसको कहते हैं ठंडे दिमाग से सोचे बिना, ये काम जो है कोई भी राष्ट्राध्यक्ष करते नहीं है। उसको, पुतिन को पता था कि मैं यदि यूक्रेन के अंदर जाता हूं तो मेरे ऊपर पूरे वेस्ट का जो है, यूरोपियन यूनियन है, नेटो है, ये हमें मेरे ऊपर इतने जबरदस्त रिस्ट्रिक्शंस और जो है वो प्रतिबंध लेकर आएगा, और इतने सैंक्शंस आएंगे कि उनको सर्वाइव करना मुश्किल होगा। तो क्या वो मूर्ख है जो जिसने ये बात नहीं सोची थी कि मैं यूक्रेन के ऊपर जाऊंगा, मेरे पे प्रतिबंध आएंगे, मेरे इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट हैं वो उनको बहुत अधिक जो है आघात पहुंचेगा, इसके बावजूद भी अंदर गया। तो उसने आगे की रणनीति सोच रखी है पुतिन ने कि इसके परिणाम क्या होने वाले हैं। हाँ, वो गया क्यों इतना बड़ा आखिर युद्ध के, तो जो है एक्सपेंसिस जो है वो मामूली बात नहीं है। लाखों की संख्या से सेना लेकर के गया है, गाड़ियां हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, टैंक हैं, उसकी उसने अपनी मिसाइल्स भी वहां पर डिप्लॉय सारे करके रखे, यूज कर रहा है। उसके बाद में उसकी वायु सेना भी वहां पर लगी है। तो इतना बड़ा उसने रिस्क लिया क्यों। तो एक बात बढ़िया है, ये इसको हम कहते हैं एक्चुअल में रशिया के दृष्टिकोण से देखेंगे तो दिस इज वन फिनोमिना ऑफ ऑफेंसिव डिफेंस। उसको पता था कि आज नहीं तो कल यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य बनने वाला है, और नाटो का सदस्य यदि बनता है तो नाटो के जितनी भी इस वक्त लामबंदी है
उसकी जितनी भी सेना, उसके हथियार जो हैं रूस की सीमा से दूर हैं। और यदि यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो नाटो की पूरी ताकत रूस के बॉर्डर के ऊपर आकर के खड़ी हो जाती है। तो उसने प्रीएम्प्टिव, इस बात को प्रीएम्प्ट करने के लिए उसने अपनी सेना वहां पर भेजी। और कल कब जो है इसका परिणाम कब निकलेगा, उसके जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं रूस के यूक्रेन में, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हैं, कभी पूरे होंगे, ये सब जो है वो समय बताएगा। लेकिन हमारे संदर्भ में, भारत के संदर्भ में एक बात तो जो पक्की है, जो शॉर्ट टर्म में इसके बहुत ही अधिक परिणाम दिख रहे हैं, वो एक तो जो सामरिक दृष्टि से स्ट्रेटेजिक, वो ये दिख रहा है कि हमने जितने भी यूएनएस, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जो मतदान हुआ उसमें भी, और यूएनजीसी जो यूनाइटेड नेशन जनरल उनकी जो असेंबली थी वहां पर जो हुआ, उसमें से हमने एब्सटेन किया है। हमने किसी की भी साइड उसमें, ना तो हमने वेस्टर्न ब्लॉक की साइड ली है, ना हमने रशियन साइड ली है, और इस प्रकार से एब्सटेन कर रहे हैं। लेकिन कितने आगे हम कितने दिन तक जो है वो न्यूट्रल रह पाएंगे, ये बहुत बड़ी एक जो है ये जिसको कहते हैं डायलेमा है हमारे लिए। क्योंकि आने वाले समय में रूस और चीन का ब्लॉक बन रहा है, ये बात पक्की है। और चीन और पाकिस्तान जो है हमारे सिर के ऊपर आकर के बैठे हैं, उसके लिए हमको वेस्टर्न जो नेशंस हैं उनके साथ में कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन, कोई अलग अलग प्रकार की ट्रीटीज, अलग अलग प्रकार के अलायंसेस तो बनाने पड़ेंगे। लेकिन आज वो यदि हमको बोलते हैं कि हमें बिल्कुल से अपना जो है मत स्पष्ट करना पड़ेगा, तो हम बहुत बड़े इस समय दुविधा में हैं। उसके कारण मैं स्पष्ट करूंगा। ये तो सामरिक हो गए। सबसे बड़ा जो हमें इसमें आर्थिक समस्या आने वाली है वो ये है कि रशिया जो पूरे यूरोप का जो वहां पर गैस है उसका सबसे बड़ा सप्लायर जो है वो रशिया है। अब सैंक्शंस जब लग गए तो यूरोप वहां से गैस जो है वो खरीदनी बंद कर देगा। तो यूरोप जो है आखिर तो उनको तो उनकी जो कंजम्पशन है वो कहाँ से पूरी करेगा, वो आएगा मिडल ईस्ट में पूरी करने। और मिडल ईस्ट में जब आता है तो हमारे भी सप्लायर जो हैं, हम भी जितनी भी हमारे जो है ये पेट्रोलियम पदार्थ हैं, जो हमारा पेट्रोकेमिकल है, जो हाइड्रोकार्बन जो है इन जनरल टर्म जो हमारे रिसोर्सेज हैं, वो हम मिडल ईस्ट से लेते हैं। तो उन्हीं सप्लायर के पास में यूरोप भी आने वाला है कुछ दिनों में। तो क्या होगा कि ये मार्केट जो होगी हाइड्रोकार्बन की, ये सप्लाई डोमिनेटेड मार्केट हो जाएगी, बाय डोमिनेटेड नहीं रहेगी। अभी से हाल ही में जो ब्रेंट क्रूड है उसका जो रेट है $115-120 पर बैरल हो चुका है। भारत में अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो स्वाभाविक है कि सरकार ने उसके प्राइस जो बढ़ाए नहीं है पेट्रोल डीजल के। लेकिन ये बात बड़ी सामान्य है कि पेट्रोल कंपनियां जो है वो घाटा करके तो माल नहीं बेच सकती, और सरकार कितना उसका सब्सिडाइज करेगी वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है। क्योंकि सब्सिडी यहाँ पर देंगे तो किसी दूसरी चीज में से निकालनी पड़ेगी, तो वो संभव नहीं है। तो कीमतें पेट्रोल की, डीजल की भारत में बढ़ने वाली ही हैं। ये हमको समझ करके चलना चाहिए। कितनी बढ़ेंगी ये सरकार देखेगी, लेकिन जो बढ़ेंगी उसका जो इन्फ्लेशनरी जो प्रेसिपिटेशन होती है, क्योंकि ये सारा कास्केडिंग इफेक्ट होता है। आज नासिक में प्याज होता है, दिल्ली में कंज्यूम होता है, तो जो नासिक में उसकी जो कॉस्ट है और दिल्ली में जिस भाव पे खरीदा जाता है, उसका सबसे बड़ा जो बीच में उसका जो फैक्टर आता है वो ट्रांसपोर्ट का आता है। और ट्रांसपोर्ट में अगर आपका डीजल का रेट 10% 15% बढ़ गया तो उसका कीमतों पर भी असर पड़ता है। तो ये कीमतों का जो इन्फ्लेशन है वो भारत में बहुत जल्दी हो जाएगी कोरोना के बाद में। आज हम इस स्थिति में नहीं है कि इस इन्फ्लेशन को हम बर्दाश्त कर सकें। ये तो हो गया उसका यूक्रेन रशियन युद्ध का शॉर्ट टर्म इफेक्ट। लॉन्ग टर्म में ये होगा कि रशिया की जो के पास में असल में वो ज्यादा करके रशिया जो है वो एक्सपोर्ट रेवेन्यू जो उसकी है वो उसकी हाइड्रोकार्बन से, गैस पेट्रोलियम के एक्सपोर्ट से आती है, और हथियारों की उसकी एक्सपोर्ट है। और तीसरा उसके कुछ क्षेत्र जहां पर वो वीट की फसल जो है उसकी है, जहां से वो एक्सपोर्ट करता है। ये मुख्य चीजें हैं। जो थोड़े बहुत मिनरल्स हैं जहां जो उसका रेवेन्यू, एक्सपोर्ट रेवेन्यू बेस है रशिया का। तो जब यूरोप उससे
गैस लेना बंद कर देगा। अभी तक तो ऐसा था कि जर्मनी उसका सबसे बड़ा वहाँ पर कंज्यूमर था, और अभी उन्होंने एक गैस पाइपलाइन बनाई है जो है अंडर वाटर जो है वो जर्मनी को जाएगी, और वो भी सैंक्शंस के कारण से मैं नहीं समझता कि कमीशन हो पाए। तो आखिर में रूस जो है, जिसको कहते हैं कि उसके पास में विकल्प क्या बचेंगे, ये देखना पड़ेगा। तो रशिया ने पहले से सोच रखा है कि ये जो उसके ऊपर सैंक्शंस लगेंगे, तो इसके आगे का जो उसका स्टेप होगा वो चाइना के साथ में एक ब्लॉक बना के चलेगा। और चूंकि उसका बहुत बड़ा बॉर्डर जो है, उसका जो एशियन बॉर्डर रशिया का कुछ हिस्सा यूरोप के साथ में, उसके जो कंट्री हैं जिनके साथ में उसका बॉर्डर है, पहले सब जो अस्ट्रेल यूएसएसआर के सब थे, जिसमें बेलारूस है, ये यूक्रेन है, जिसमें लाटविया, लिथुआनिया, ये सारे कंट्री जो हैं जिनके साथ में यूरोप में बॉर्डर शेयर करता है। यूरेशियन जो आ जाता है उसमें जॉर्जिया वगैरह के साथ में, अजरबैजान, जॉर्जिया, ये कंट्रीज के साथ में, और फिर उसके बाद में सेंट्रल एशिया आते आते तक जो स्थान हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिजिया है, ये सारे के बाद में आगे टोटल उसका जो बॉर्डर आता है वो चाइना के साथ में चला जाता है। तो उसका सबसे बड़ा जो खरीदार है हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज का, वो चाइना होने वाला है। तो ऐसे में क्या होगा कि चाइना के और रशिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एक दूसरों के साथ में बहुत ही अधिक, जिसको कहते हैं ना कि एकदम जिनको तोड़ा ना जा सके, इस प्रकार से बन जाएंगे। या दूसरे शब्दों में कहें तो वेस्टर्न फोर्सेस ने रशिया को चाइना की गोद में धकेल दिया है। और ये बात स्पष्ट है कि चाइना का ब्लॉक जिस कंट्री के साथ भी बनेगा, तो चाइना का क्योंकि एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स हमारे विरोध में है, हमारे अरुणाचल प्रदेश के ऊपर वो उसको अपना क्षेत्र मानता है, अक्साई चीन हमारा लद्दाख में पहले ले जा चुका है चाइना, और बाकी के लद्दाख के ऊपर भी उसकी नजर है। तो चाइना जो जिसके साथ भी, जो कंट्री उसके साथ में स्ट्रेटेजिक रिलेशन रखेगा, तो हमारे लिए वो जैसे एक बड़ा कहा जाता है कि दुश्मन का जो दुश्मन दोस्त होता है, और दुश्मन का दोस्त जो होता है वो हमारा दुश्मन होता है। तो इस प्रकार से रशिया के साथ में हमारे लॉन्ग टर्म जो रिलेशन है वो हमको रीइवेल्युएट करना पड़ेगा। आज की स्थिति में ये है कि हमारा डिफेंस फोर्सेस के जो सबसे बड़ी जो हमारी हार्डवेयर है, आज भी वो रशिया द्वारा सप्लाइड है। अगर हम जिसको कहते हैं कि मिग-21 जो फेज आउट होने की कगार पे हैं हालांकि, लेकिन वो पूरे के पूरे उसके स्पेयर पार्ट्स और मेंटेन जो है वो रशिया से पार्ट्स आते हैं। मिग-29 भी जो है वो रशियन है। सुखोई जो हमारे पास एयरफोर्स में है वो रशियन है। उसके बाद में हमारे जो इन्फेंट देखें हम, हमारी जो थल सेना है, उसके पास में जो टैंक्स हैं, हमारे मैक्सिमम टैंक्स T-72 और T-90 ये रशिया द्वारा सप्लाइड हमारे पास में है। हमारा बहुत बड़ा हार्डवेयर जो है हमारा जो थल सेना का है वो रशिया द्वारा आता है। नेवी में जो हमारा जो INS विक्रांत है, ये पहले एडमिरल गोर्शकोव करके इनका एक शिप था जो उन्होंने डीकमीशन किया था रशिया ने, बाद में उसको पूरा रीफिट करके हमको दिया गया। आज भी हम उसकी मेंटेनेंस के लिए रशिया के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारा न्यूक्लियर ट्रायड है, जैसे न्यूक्लियर ट्रायड में क्या होता है कि आपके पास में सेकंड जो है वो स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो तब तक नहीं कंप्लीट होती जब तक आपके नेवी के पास में न्यूक्लियर मिसाइल फायर करने की कैपेबिलिटी ना हो। तो हमारे पास में जो वायुसेना है उसमें तो जो हमारे तकरीबन जितने भी हमारे पास में सुखोई है या मिराज वगैरह हैं, ये कैपेबल हैं न्यूक्लियर बॉम्ब्स कैरी करने के। उसी तरह से हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है वो बहुत ही बढ़िया है, जिसमें पृथ्वी है, अग्नि 1 से लेकर के 5 तक है। दे ऑल आर कैपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर पेलोड्स। ये हो गया हमारा हवा से मार करने की ताकत और जमीन से मार करने की ताकत। लेकिन हम समुद्र से अगर हमको सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी करनी है तो उसके लिए सबमरीन्स जो है वो हमको हमारी अपनी जो न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर मिसाइल कैरी करने की क्षमता वाली अभी हमने अरिहंत कमीशन की है, कुछ और होने वाली है। लेकिन ये अरिहंत भी जो है उसकी जो मिसाइल की कैपेसिटी 750 की उसकी रेंज है,
इससे पहले कई साल तक हमको रशिया ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स लीज पर दे रखी थी, और इसके अलावा डीजल पावर सबमरीन्स भी हैं, वो भी आज हमारे पास रशियन सप्लाइड है। तो एक चीज जो है, आज हम बहुत ज्यादा रशिया के ऊपर डिपेंड करते हैं। आज अगर हमको वेस्ट ये बात फोर्स करता है कि नहीं, हाँ, हमें मालूम है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में हमें वेस्टर्न ब्लॉक के साथ में खड़ा रहना पड़ेगा, और इधर भी जो क्वाड भी चाइना को कंटेन करने के लिए हमने बनाया है इंडो पैसिफिक में, वो क्वाड में भी जो भी हमारी मीटिंग हुई तो उसमें भी हमारे पर प्रेशर आया था। अभी क्वाड में जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है और हम है, उसमें भी आया था। और क्वाड के बाकी तीनों जो देश हैं वो इस वक्त रशिया के विरोध में सब साथ में खड़े हैं। यूक्रेन को सब अपने अपने तरह से हथियार भेज रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब कर रहे हैं। एक हम ही ऐसे हैं कि जिनके हाथ बंधे हुए हैं, और बंधे होने का मुख्य कारण यही है कि आज यदि हम रशिया के विरोध में जाते हैं तो हमारी पूरी की पूरी जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो किसी ना किसी तरीके से क्रिपल हो जाएंगी। हमको डाइवर्सिफाई तो करना ही है फ्यूचर में, लेकिन एक दिन में इतनी बड़ी डाइवर्सिफिकेशन होती नहीं है। इस संदर्भ में एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हमको मेक इन इंडिया, ताकि फ्यूचर में आज रशिया जो है वो, अगर हम रशिया के सामने डिप्लोमेटिकली उसका विरोध करते हैं तो वो हमारे को आर्म सप्लाई बंद कर देगा, तो कल को क्या गारंटी है कि ये चीज जब हमने रफाले फ्रांस से ले ली है तो कल को फ्रांस के साथ में कहा हमारी डिप्लोमेटिक कन्फ्रंटेशन हो जाए तो वो हमको रफाले जो है वो देने से इनकार कर दे। तो जब भी हम ज्यादा करके हमारी डिफेंस नीड्स के लिए विदेशों पे डिपेंड करेंगे तो हम हमेशा वल्नरेबल रहेंगे। हाई टेक्नोलॉजी की चीजें तो हमको उनसे लेनी पड़ेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमको ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए कि हमारा ज्यादा से ज्यादा डिफेंस की जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको हम इंडिजिनाइज करें, हम भारत में उसका उत्पादन करें। हम पिछले कई सालों से इसमें पिछड़ गए हैं, बहुत ज्यादा पिछड़ गए हैं। उसमें आप देखने की बात है कि चीन जो था ये 1980 तक उसकी आर्थिक और उसकी सामरिक जो शक्ति थी हमारे से कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो पिछले 40 साल में चीन ने जिस प्रकार से आर्थिक प्रगति की और अपनी आर्थिक ताकत को किस प्रकार से उसने डिफेंस की कैपेबिलिटी में कन्वर्ट किया है, ये देखने योग्य बात है। हम और उसका जितना भी चीन के जो हथियार हैं, जो उसके मैक्सिमम वेपन्स हैं, उनमें से केवल एक इंजिन्स को छोड़कर आज अगर मान लीजिए JF-17 उसका एक जहाज है जिसका मैं उदाहरण देता हूं, जो पाकिस्तान के साथ मिलकर बना रहा है। JF-17 का इंजन जो है वो रशिया से लेता है, बाकी सब कुछ वो अपने यहाँ पर बना रहा है। इस प्रकार से मैक्सिमम उसके जो थल सेना के जो वेपन्स हैं वो चाइना ने स्वयं अपने यहाँ पर डेवलप किए हैं, ना केवल वो अपने यहाँ पर बना रहा है, वो उनको एक्सपोर्ट भी कर रहा है। एक बात मैं और इससे जुड़ी हुई स्पष्ट करूं कि ये कहना आसान है कि भी वेपन जो है वो भारत में हम बनाएंगे, लेकिन होता क्या है कि एक अगर आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है किसी की, क्योंकि आज मैं इसमें इस संदर्भ में उदाहरण और दूंगा कि हमारा मेन बैटल टैंक हमने कई सालों से डेवलप कर रहे हैं अर्जुन, लेकिन आर्मी ने उसको बहुत ज्यादा संख्या में कमीशन नहीं किया, क्योंकि आर्मी के हर सेक्टर में जिस प्रकार से उनके मापदंड हैं, जो बेंचमार्क हैं, जो उसकी स्पेसिफिकेशंस चाहिए थी, वो उसमें शायद उनको नहीं मिल पा रही है। तो अगर हमको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के वेपन्स हमको बनाने हैं अपनी सेना के लिए, तो एक बात हमारे जो नीति निर्धारण करने वाले हैं उनको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि केवल भारतीय सेना के लिए आप बनाकर उसकी कॉस्टिंग जो है, उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस मेंटेन नहीं कर पाओगे। और वो हथियार जो कल को मान लीजिए स्वीडन से बोफर गन आपको मिलती है एक एक्स प्राइस में, और वही बोफर गन अगर भारत में डेवलप करोगे तो उसकी प्राइस आप 4 गुना आपकी होगी, अनलेस एंड अनटिल वो उस प्रकार की गन जो है 10 दूसरे कंट्रीज को आप एक्सपोर्ट ना करो। ये कोई भी व्यापारी होगा इस बात को समझता है कि उसको प्रोडक्शन अगर किसी चीज की करनी है तो उसका जो सामने कंज्यूमर बेस है वो बड़ा होना चाहिए। कंज्यूमर बेस जितना ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी, उतनी ज्यादा कॉस्टिंग कम आएगी, जितनी कॉस्टिंग कम आएगी उसके पास में उतना अधिक
लिक्विडिटी होगी उसकी क्वालिटी को बेहतरीन करने के लिए। तो हमने अगर वर्ल्ड क्लास हथियार बनाने हैं तो जब तक हम ये हमारा एक सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन था कि हम तो बहुत शांति प्रिय देश हैं, दुनिया में हमारा नैरेटिव शांति का चलता है, तो हम तो अपनी जरूरत के लिए, अपनी डिफेंस के लिए तो जो वेपन्स बनाएंगे लेकिन हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये हमें तोड़ना पड़ेगा। अभी सौभाग्य से ये सरकार ने कुछ उसमें परिवर्तन लाए हैं, लेकिन अभी तक भी कुछ चीजों को छोड़ करके, जैसे ये ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस भी इंसिडेंटली ये रशिया के साथ में मिलकर के हमने बनाया है। तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये इसमें आगे के जो वर्जन होंगे इसकी और ज्यादा जो इसको हम फाइन ट्यूनिंग करेंगे वो इसलिए संभव हो जाएगी कि ना केवल हमारी अपनी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट ब्रह्मोस की खरीदार है, आज फिलीपीन भी उसको खरीद रहा है, आज वियतनाम भी उसको खरीद रहा है और 10 कंट्री लाइन में खड़े हैं, शायद सऊदी भी लेगा ब्रह्मोस को, क्योंकि क्रूज जो श्रेणी है उसमें इट इज वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल्स इन द वर्ल्ड। तो इसको हम जब एक्सपोर्ट करेंगे, हमारी जो एक्सपोर्ट की रेवेन्यू आज जो कॉर्पोरेशन हमारी ब्रह्मोस को बनाएगी उसके पास में जो रेवेन्यू आएगी उसमें और अधिक वो लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और आगे के वर्जन और ज्यादा बढ़िया बनेंगे। तो एक उदाहरण से मैं बता रहा हूं कि हमको विदेशी हथियारों के सप्लायर के चंगुल से यदि बचना है तो हमें इंडिजिनाइज करना पड़ेगा, और इंडिजिनाइज हमने करना है, हमारे यहाँ पर अगर हथियारों को हमने मैन्युफैक्चर करना है तो उनको हमको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। केवल भारतीय सेना या भारतीय वायुसेना या भारतीय जल सेना को उनको सामने रख करके हम उसकी कॉस्टिंग जो है पूरी नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बात इसमें और आती है, आने वाले समय में हमको ये करना ही पड़ेगा। अब दूसरी बात एक और मैं आपको बताता हूँ कि हमें लोग रशिया को और वेस्टर्न ब्लॉक को कंपेयर करते हैं। देखिए, जो पास्ट में रशिया ने हमें बहुत सपोर्ट किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस वक्त जो जियो पॉलिटिक्स थी बिल्कुल अलग थी। उस वक्त की जियो पॉलिटिक्स ये थी कि वेस्ट ने हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए हमें निगलेक्ट किया था और हमें एसेंशियली रशिया के पास से हथियार लेने पड़ेंगे, क्योंकि 1962 में का जंग हमारा जब चीन के साथ में हुआ तो नो डाउट अमेरिकन जो है उस वक्त हमें वेपन्स मिले थे और कुछ हमारे अपने जो उस वक्त की लीडरशिप की कमी के कारण से आगे हम उनके साथ में रिलेशन नहीं मेंटेन कर पाए। लेकिन 64-65 आते आते तक हम रशिया के साथ में हमारा जो है वो एक कोऑर्डिनेशन शुरू हो चुका था। जितना रशिया के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन बढ़ता गया उतना हम वेस्टर्न जो ब्लॉकों से दूर होते गए। 1965 में की जो जंग हुई उसमें पाकिस्तान के पास में पूरे हथियार थे वेस्ट के, हमारे पास में उस वक्त कोई बहुत ज़्यादा नहीं। हमारे पास तो हमारी वायुसेना भी जो है वो एकदम से डिलम डाल चल रही थी और थल सेना के पास भी कोई बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे हथियार नहीं थे। लेकिन पाकिस्तान के पास में तो सेबर जेट्स अमेरिका के दिए हुए, पैटर्न टैंक्स, ये वो। लेकिन 1971 का युद्ध आते आते तक रशियन जो हमारे पास में आर्म्स एंड आर्मामेंट्स हैं उनकी बड़ी अच्छी सप्लाई आनी शुरू हो गई थी। वायुसेना में MiG-21 इंडक्ट हो चुके थे। हमारा अपना जो इंडिजिनस नेट था, छोटा विमान, उसको डेवलप करने में रशिया ने बहुत ज़्यादा हमारी मदद कर दी थी। और टैंक्स में टी श्रेणी के जो टैंक हैं वो हमें उस वक्त शायद T-58 थे। तो ये सारे टैंक जो है हमारे पास थे, तो हमने उनका बखूबी इस्तेमाल करते हुए 1971 में पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में हमने तोड़ दिया। रशिया की भूमिका उस वक्त अच्छी रही थी हमारे साथ में। और एक और बात, ये बहुत ज्यादा प्रचलित है, सब लोगों को मालूम है, 1971 के युद्ध में अमेरिका ने हमारे पे दबाव बनाने के लिए अपना 7वां बेड़ा है बे ऑफ बंगाल में भेज दिया था। उसके पीछे पीछे ब्रिटिश जो है बेड़ा भी आ गया था। और यदि रशिया ने उस वक्त इंटरवीन ना किया होता, रशिया ने उस वक्त अपने ना भेजे होते सबमरीन्स वहां पे, तो शायद बांग्लादेश आज आज़ाद ना होता। तो ये है रशिया की बहुत बड़ी भूमिका रही हमारे संदर्भ में 1971 के युद्ध में। अब एक चीज जो है मैं आपको आगे के लिए स्पष्ट करूं कि वेस्ट जो है, मान लीजिए अमेरिका है, अमेरिका जब हमारे साथ में कोई भी स्ट्रेटेजिक
जो है वो कोऑर्डिनेशन करता है, उसके साथ में कुछ जो है वो राइडर्स लगे होते हैं। आज मान लीजिए कि हमको अमेरिका से कुछ हथियार जो है F-35 ही लेने हैं, मान लीजिए चाइना के अगेंस्ट में, तो अमेरिका या पूरा वेस्ट, उनकी साथ में शर्तें होती हैं। वो हमको एक बाजार के रूप में देखते हैं, वो एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। उनको उनको लगता है कि भाई आज भारत को हमने डिफेंस सिस्टम बेचना है। इन्होंने हमको S-400 जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो लेने से रोक रखा था, सैंक्शन तक भी लगाने वाले थे, लेकिन क्वाड के कारण से इन्होंने, अमेरिका ने सैंक्शन हमारे ऊपर लगाए नहीं। लेकिन आज S-400 का अगर अल्टरनेटिव हम इनका पैट्रियट जो सिस्टम है अमेरिका का वो मांगेंगे तो ये देंगे नहीं। दूसरी बात, रशिया जो हथियार हमको आज दिन तक देता रहा है, उसने बहुत से हथियारों की हमारे को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करके दी है। हमें स्पेस के लिए जब क्रायोजेनिक इंजन चाहिए थे, क्रायोजेनिक इंजन ये पूरे वेस्ट ने हमारे ऊपर ब्लॉक करके रखे थे। एक कंट्री ने जो क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चर करता था हमको दिया नहीं। इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर करने की हमारी कैपेसिटी नहीं थी। हमारी मदद के लिए कौन आया? रशिया। ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो हमने, आज उन्होंने हमें टेक्नोलॉजी दी तो हमने जॉइंटली डेवलप किया ना उसको, नहीं तो कहाँ से ब्रह्मोस मिसाइल हम बना सकते थे। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है वो रशिया करने को तैयार हो जाता है, ये वेस्ट वाले नहीं होते। वेस्ट वाले हमको एक मार्केट के रूप में देखते हैं, 140 करोड़ की मार्केट है। आज उनको अगर कोई चीज उनकी जरूरत की हमको बेचनी है तो बिना किसी शर्त के, बिना किसी टर्म कंडीशन के उनके रेट पे देंगे। लेकिन कल को कोई वार सिनेरियो ऐसा बन जाता है कि हमको एक विशेष हथियार उनसे चाहिए, तो उसके साथ में आ जाएगा कि हमारे अमेजोन को जो है भारत में ये रियायत दो तो हम आपको ये हथियार देंगे, और हमारा जो है फलानी जो है, यहाँ तक कि ट्रंप जब पिछली बार भारत में आया तो उसने यहाँ आकर के शर्त क्या रखी जी, मेरा जो डेविड हार्ले मोटरसाइकिल है उनको आप भारत में कंसेशन दो ये करने के लिए। अरे भाई, मेरे यहाँ पर बेहतरीन मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड अगर 2 लाख में मेरे कंज्यूमर को मिलता है तो तुम्हारा 10 लाख रुपए का हार्ले डेविडसन जो है क्यों खरीदेंगे? तुमको हमारी आर्म ट्विस्टिंग करने के लिए कोई टूल चाहिए उस चीज के लिए, तो ये शर्तें लगाते हैं। एक ही बात का डर है कि कल को हम रशियन हथियारों को छोड़ करके वेस्टर्न हथियार अलग अलग देश से लेंगे तो इनका जो इकोनॉमिक ब्लैकमेल करने का इनका जो अभी तक का पूरी सिस्टम चलता आ रहा है ना, उससे कहीं ना कहीं हमें बहुत बड़ा डरने की एक जरूरत है। इनसे स्पष्ट जो अभी जैसे क्वाड का भी अलायंस बन गया, तो पहली बात हमारे नीति निर्धारकों को इनके साथ में ये होनी चाहिए। और दूसरी एक और बात है, कल को तय हो भी जाता है तो भी ये बात हम मुकर जाते हैं। आज दिन तक वेस्ट ने किसी कोई बात के ऊपर अपने खड़े रहे नहीं, और हर चीज के ऊपर इनको आज भारत के अंदर 5th जनरेशन वॉरफेयर चाइना या पाकिस्तान लागू करता है किसी भी चीज के लिए। सीए के लिए विरोध का जो आंदोलन हुआ, हमारे किसान भाई आकर के यहाँ बैठ गए, अभी हिजाब का हुआ था, तो उसमें कोई ना कोई वेस्टर्न कंट्री की फंडेड संस्था का हाथ होता ही है। तो एक साइड में तो आप हमें अपना मित्र बनाने का प्रयत्न कर रहे हो, एक साइड में तो क्वाड में शामिल कर रहे हो, एक साइड में तो वेस्टर्न कंट्रीज को चीन के सामने भारत एक ताकतवर देश के रूप में खड़ा दिखना चाहिए, लेकिन दूसरी साइड में हमें अंदरूनी रूप से आप कमजोर करते हो। वो इसलिए करते हो क्योंकि आप हमें ब्लैकमेल करना चाहते हो कि हम आपके वो प्रोडक्ट्स जिनकी हमको जरूरत नहीं है वो भी हम आपसे खरीदें। तो यह जो नीति है, जो इकोनॉमिक पॉलिसी जो है और स्ट्रेटेजिक है पॉलिसी, इसको हमें वेस्ट के लोगों के साथ में बैठ करके, वेस्ट में जब पूरा अमेरिका है, कनाडा है, पूरा यूरोपियन यूनियन है, जो पूरा अमेरिकन ब्लॉक में इस वक्त है, जो पूरा आज के समय में यूक्रेन का साथ दे रहा है रशिया के विरोध में, तो इनको ये बात हमें स्पष्ट करनी होगी कि मित्रता जो होती है वो मित्रता ऑल सीजन होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि आज आपको आपका कोई कॉर्पोरेशन वाला वहां आ जाता है और कहता है नहीं, भारत के अंदर मेरे को ये कंसेशन लेके दे दो और आप हमारे हथियारों की जो है वो सप्लाई रोक दो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे
सौभाग्य से इस समय जो भारत के विदेश नीति बनाने वाले लोग हैं या उसके अतिरिक्त भारत के जो बाकी के नीतिकार हैं, हमारे जो स्ट्रेटेजिस्ट जो लोग हैं, हमारे एनएसए में लोग बैठे हुए हैं, इस बात में पूरी तरह सक्षम हैं। भारत का हित जो है वो अच्छी तरह जानते हैं और शॉर्ट टर्म का हित और लॉन्ग टर्म का हित देखते हुए वो आज निर्णय करेंगे कि हमको वेस्ट के साथ तो जाना है, लेकिन किन शर्तों पर जाना है और रशिया के साथ भी हमको जो है वो बिगाड़नी नहीं है। इसके साथ ही मैं आज का मेरा जो उद्बोधन है मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।